नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हम बात करेंगे आज स्पेशल रिपोर्ट में तमाम मुद्दों की, बिहार में कुदरती कहर और इमरजेंसी पर सियासी घमासान की। लेकिन उससे पहले हम आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी राजदीप सरदेसाई के पास, जिन्होंने खास बातचीत की है एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के साथ चीन और महाराष्ट्र सरकार के मुद्दे पर। शरद पवार जी, आज तक पर आपका स्वागत है। हमें बताइए, इस समय चीन को लेकर जो पॉलिटिकल विवाद चल रहा है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं चीन को लेकर, किस तरह से आप देखते हैं? इतने अनुभवी नेता हैं, क्या आपको लगता है ये सही रास्ता है एक दूसरे पर आरोप लगाना, जब एक दूसरे कंट्री की बात आती है, राष्ट्र सुरक्षा की बात आती है? राष्ट्र सुरक्षा की बात और जिस तरह से चाइना एक्शन कर रही है, ये देखने के बाद मेरा फर्म ओपिनियन ये है कि इस समय हम सब ने मिलकर देश की जो डिफेंस फोर्सेस जो कुछ कदम उठा रहे, रक्षा मंत्रालय जो कुछ कदम उठा रहे, इसके पीछे मजबूती से हमने खड़ा रहने की आवश्यकता है। इस देश की ओवरऑल सिचुएशन एंड सिक्योरिटी आप देखेंगे, थ्रेट परसेप्शन देखेंगे, तो हमेशा हम बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में, मगर मेरा कंसिडर व्यू है जी कि पाकिस्तान से ज़्यादा हम लोगों के लिए, देशवासियों के लिए चाइना की स्थिति और गंभीरता से देखने की आवश्यकता होती है। तो चाइना जी 1962 में हम लोगों ने, देश ने देखा एक बार क्या हुआ, और बीच में सिचुएशन में सुधार करने के लिए कोशिश बहुत हुई। दोनों देशों ने इस तरह से कदम उठाए। रिसेंटली देश के अपने प्रधानमंत्री, चाइना के प्रधानमंत्री यहाँ आकर गए, बातें हो गई। मगर चाइना की एक स्पेशलिटी ये है, एक तरफ से वो बातें करते हैं, साइमल्टेनियसली उनका जो एजेंडा होता है, वो एजेंडा पर वो कभी एजेंडा छोड़ते नहीं। आपने कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति शरद पवार जी हो रही है। कांग्रेस दिन पर दिन गवर्नमेंट पर अटैक करती है और गवर्नमेंट कांग्रेस पर अटैक करती है, और बड़े पर्सनल तरह से। आप अनुभवी नेता होने से किस तरह से देखते हैं ये? क्या आप आज कह रहे हैं कि सबको एकजुट होना चाहिए? ऑल पार्टी मीटिंग में क्या आपने यही कहा कि सब पार्टियों को अपनी जितने भी डिफरेंसेस है वो छोड़कर इस समय सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, मोदी सरकार को समर्थन करना चाहिए? मैंने मोदी सरकार को समर्थन करना चाहिए ऐसी भाषा नहीं की। मैंने डिफेंस फोर्सेस, मैंने डिफेंस पॉलिसी, इस बारे में जो कोई कदम उठा रहे हैं, इस सभी को हम लोगों ने सहमति से सहयोग देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। जहाँ तक पॉलिटिकल इशू होता है, तो पॉलिटिकल इशू पर अलग अलग राय होते हैं, मगर जब चाइना जैसे देश के सामने इशू हमारे सामने आता है, तो मैं पॉलिटिकल इशू रेज करना पसंद नहीं करता। कांग्रेस का जो बात आपने कही, तो मैंने खुद श्रीमती सोनिया जी का स्पीच ऑल पार्टी मीटिंग में देखा। उन्होंने ये चाइना के सामने जो परिस्थिति पैदा हुई है, इसमें हम लोगों ने मिलकर एकता से इसका सामना करना चाहिए, ये बात उन्होंने कही। मगर साइमल्टेनियसली और कुछ बातें और कुछ कदम उठाने की आवश्यकता थी। इसमें जो कमियां हैं वो भी उन्होंने देखने की कोशिश की और सुझाव दिया कि ये जल्दी से जल्दी ठीक करो। मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूं क्योंकि जो असलियत ये है कि विपक्ष, खासकर की कांग्रेस कह रही है कि ये पॉलिटिकल, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक फेलियर है। क्या आप इसे, जिस तरह से चाइना ने गालवान वैली पर हमारे सैनिकों के साथ झड़प की, जिस तरह से जमीन लेने की बात हो रही है, क्या आप समझते हैं ये पॉलिटिकल, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक फेलियर है हमारी तरफ से, मोदी सरकार का फेलियर है? मेरा साफ कहना यह है कि आज की स्थिति में किसका फेलियर है या किसने कुछ बहुत कुछ अचीव किया, ये बोलने का, कहने का बिल्कुल समय नहीं है। आज समय है मिलकर सामना देना, मिलकर हमारे आर्म फोर्सेस के हौसला कैसा ऊंची रहेगा, इस पर ध्यान देना
और जो कदम जी इस देश की सिक्योरिटी के लिए जो किए जाएंगे, उठाए जाएंगे, उसको ठीक तरह से मदद करना। इससे हम बाहर निकलने के बाद एनालिसिस कर सकते हैं, फिर तय कर सकते हैं कुछ कमियां थी या कुछ नहीं, पर आज वो स्थिति नहीं, वो समय नहीं है। लेकिन क्या कहीं ना कहीं इसमें आप राहुल गांधी को एक तरह से सलाह दे रहे हैं कि राहुल गांधी देखिए, इस समय ये समय नहीं है प्रधानमंत्री पर आरोप करना? क्या यही कहीं आप राहुल गांधी को इशारों में सलाह दे रहे हैं? मैं किसी को सलाह नहीं दे रहा, कोई छोटे लोग नहीं, सबको समझना चाहिए। मैं आज की आवश्यकता क्या है, व्हाट इज द नेशनल नीड, आज की ज़रूरत क्या है, इस बारे में मेरी व्यक्तिगत क्या राय है, मेरी पार्टी की राय क्या है, ये मैं बता रहा हूँ। मजे हुए राजनीतिज्ञ माने जाते हैं शरद पवार ये कहते हुए कि ऐसे संकट की घड़ी में राजनीति ठीक नहीं है। कांग्रेस की इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी, दिलचस्प रहेगा अगर वो देती है तो। खैर, बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख अब करेंगे बिहार से, जहां टूटा है कुदरत का कहर। बिहार के 23 जिलों में आंधी बारिश और बिजली गिरने से 83 लोगों की मौत हो गई है। बिहार के गोपालगंज में सबसे ज्यादा 13 लोगों ने दम तोड़ा है। ये चीख ये पुकार दिल दहला देने वाली। 8 मधुबनी में, सिवान में 6 लोगों की बिजली गिरने से मौत हुई है। सिर्फ बिहार नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी बारिश और बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई है। छोड़ दो। हम आपको हर जिले के अनुसार जितने लोगों की वहां पर बिजली गिरने से मौत हुई है वो आंकड़ा दिखा रहे हैं। छोड़ दो। बहुत बड़ी त्रासदी, एक ही दिन में किस तरह से बिजली गिरने से इतने सारे लोगों की मौत हो गई है। रोते बिलखते चीख पुकार जो आप इस वक्त सुन रहे हैं, बहुत दुखदाई। दिल्ली में कोरोना का महाविस्फोट हो चुका है। एक दिन के आंकड़े की बात करें तो दिल्ली देश ही नहीं दुनिया में नंबर 1 हो चुका है। यही नहीं, संक्रमण के मामले में दिल्ली ने अब मुंबई को भी पीछे छोड़ दिया। इस आपदा के वक्त भी एलजी और दिल्ली सरकार में विवाद तेज हो गया है। दिल्ली में कोरोना का महाविस्फोट। कोरोना संक्रमण में दिल्ली ने मुंबई को पीछे छोड़ा। ग्लोबल कोरोना हॉटस्पॉट की तरफ बढ़ी दिल्ली। राजधानी में कोरोना संक्रमण के हालात बद से बदतर हो गए हैं। अब तक मुंबई में संक्रमण के सबसे ज्यादा केस थे, लेकिन अब दिल्ली मुंबई से कहीं आगे निकल गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की भयावहता आप इन आंकड़ों से भी समझ सकते हैं। दिल्ली में 10 लाख की आबादी पर 347 कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। दिल्ली में मंगलवार को कोरोना के 3,947 नए केस दर्ज हुए। शहरों की बात की जाए तो दुनिया में एक दिन में सबसे ज्यादा केस दिल्ली में ही दर्ज हुए हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की तादाद 70,390 तक पहुंच चुकी है, जबकि मुंबई में 69,528 केस आए हैं। दिल्ली में कोरोना विस्फोट की हालत को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल का दौरा किया। आज से 100 दिन पहले उन्हें इस हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया गया था। इन 100 दिनों में ढेरों पेशेंट्स को इन्होंने ट्रीट किया हॉस्पिटल ने, और ये पहला हॉस्पिटल था जो इसको कोविड हॉस्पिटल, फुल फ्लेजेड कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया गया था। एक जो दिक्कत आ रही थी कि जब आपके पेशेंट अंदर हैं तो बाहर रिलेटिव्स उनसे बात नहीं कर पाते थे, उनको पता नहीं चलता था अंदर क्या। तो आज वो सुविधा शुरू की है। अब टैब के जरिए आप अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अपने उनसे बात कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी सुविधा है। केजरीवाल ने एलएनजेपी अस्पताल में डॉक्टरों की हौसला अफजाई की और अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों के लिए वीडियो कॉलिंग सुविधा लॉन्च की। जो मरीज के परिवार वाले हैं वो पेशेंट का सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हालचाल जान सकेंगे। ये एक छोटा सा रूम बनाया हुआ है जहां पे टैबलेट्स उपलब्ध कराए गए हैं। जो स्टाफ यहां पे बैठा हुआ है उनको जो परिवार वाले हैं बताएंगे कि कौन मरीज है, क्या उसका नाम है, उसको फिर सीधे कनेक्ट कर दिया जाएगा जहां भी जिस वार्ड में भी वो अगर व्यक्ति एडमिट होगा।
कोरोना संक्रमण के मामले में दिल्ली अब महाराष्ट्र के बाद नंबर 2 पर पहुंच चुकी है। हम आपको आंकड़ों के जरिए दिखा रहे हैं कि पूरे देश में कोरोना संक्रमण का क्या हाल है। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र अभी भी नंबर 1 पर है। वहां अब तक 1,42,900 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि दिल्ली में 70,390 कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तमिलनाडु में मरीजों की तादाद 67,468 है, जबकि गुजरात में 28,943 लोग कोरोना पीड़ित हैं। उत्तर प्रदेश में 19,557 कोरोना संक्रमित हैं। पूरे देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 4,73,105 हो गई है, जबकि 14,894 लोग कोरोना संक्रमण की वजह से जान गंवा चुके हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एलजी और दिल्ली सरकार के बीच तकरार भी बढ़ती जा रही है। एलजी ने आदेश दिया है कि हर कोरोना पॉजिटिव को कोरोना सेंटर लाया जाए, जबकि केजरीवाल सरकार का कहना है कि कोविड सेंटर्स में सिर्फ उन्हें लाया जाए जिनकी हालत गंभीर हो। सरकार ने आदेश निकाले हैं कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव होगा तो उसको डॉक्टर उसके घर नहीं जाएगा, उसको कोविड सेंटर में आके लाइन में लगना पड़ेगा। अब 103 बुखार वाला आदमी, 102 बुखार वाला आदमी, उसको लाइन में क्यों खड़े कर रहे हैं? ये कहाँ की व्यवस्था है? यानी साफ है कि कोरोना की रफ्तार हो या फिर सियासत, दिल्ली में दोनों ही नॉन स्टॉप चल रहे हैं। निखिल लखवानी के साथ चिराग गोटी, दिल्ली आज तक। कोरोना के इलाज के दावे पर दावे हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली तो बस थोड़ी सी राहत के इंतजार में है। राहत तो मिलती नजर नहीं आ रही, अलबत्ता आफत जरूर बढ़ती जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में जुलाई के आखिर तक 80,000 बेड की जरूरत पड़ सकती है। अब सरकार बेडों के इंतजाम में जुटी हुई है। 30 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में, और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। अब इसे हुक्मरानों की नाकामी कहें या फिर कोरोना का कहर, जैसी आशंका दिल्ली सल्तनत ने जताई थी, राजधानी में कोरोना संक्रमण उसी राह पर चल पड़ा है। टेस्टिंग बढ़ते ही दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों में उछाल आ गया। दिल्ली में हर दिन होने वाली टेस्टिंग 17 जून को 8,093 थी। उस रोज 2,414 संक्रमित सामने आए थे। 23 जून को टेस्टिंग बढ़ाकर 16,952 तक पहुंच गई। 23 को 3,947 संक्रमित सामने आ गए। 24 जून को दिल्ली में 19,059 लोगों के टेस्ट हुए हैं, जिनके नतीजों का इंतजार है। दिल्ली सरकार राजधानी में बेड बढ़ाने में लगी हुई है, क्योंकि सरकार ने खुद अनुमान लगाया है कि जुलाई के आखिर तक दिल्ली को 80,000 बेड की जरूरत पड़ सकती है। दिल्ली सरकार ने 40 होटलों को कोविड सेंटर बनाने की योजना बना ली। इसके अलावा 77 बैंक्वेट हॉल को कोरोना हेल्थ केयर सेंटर में तब्दील करने की योजना है। यही नहीं, रेलवे कोच में भी कोरोना सेंटर बनाने की शुरुआत की जा चुकी है। फिलहाल दिल्ली के अस्पतालों में कुल 13,411 में से 6,203 बेड भरे हुए हैं, जबकि 7,208 बेड खाली हैं। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के सामने एक बैंक्वेट हॉल में 100 बेड का कोविड सेंटर तैयार किया गया है। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका दौरा किया। इस वक्त मैं एलएनजेपी के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। दरअसल यहाँ पर एक ट्रीटमेंट सेंटर दिल्ली सरकार की तरफ से बनाया गया है। साथ में जो डॉक्टर्स फॉर लीव जो एसोसिएशन है उनका सहयोग है। यहाँ पर जो फैसिलिटी दी गई है, यानी कि जो पेशेंट्स जिनका ऑक्सीजन लेवल कम होगा उनको यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। और बाकायदा आप देखिए यहाँ पर तमाम ऑक्सीजन सिलेंडर्स तय कर रहे हैं। यहाँ पर भी जो ऑक्सीजन मशीन बोलते हैं, नेबुलाइजर इसमें यूज होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह काम करती है। दिल्ली के छतरपुर के राधा स्वामी आश्रम में 10,000 बेड का कोविड सेंटर बनाया जा रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा कोविड सेंटर होगा। बस एक ही लक्ष्य है कि यहाँ पर इस कोविड फैसिलिटी में जो भी मरीज आ रहे हैं, हमारी दिल्ली सरकार के इलाज के लिए आ रहे हैं, उनका बढ़िया से बढ़िया इलाज हो, अच्छा पानी उनको मुहैया कराया जाए। और ये जो जॉइंट वेंचर है राधा स्वामी ब्यास में, जो 10,000 बेड की एशिया की सबसे बड़ी फैसिलिटी बनने जा रही है, ये मुझे लगता है एक जॉइंट वेंचर का बेहतरीन उदाहरण है। राजधानी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कई अहम कदम भी उठाए हैं। मसलन सरकार होम आइसोलेशन में गए संक्रमितों के लिए पल्स ऑक्सीमीटर मुहैया करवा रही है। सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में इलाज और टेस्टिंग की दरों में कटौती की है। 27 जून से 20,000 लोगों की टेस्टिंग होगी। अभी तक यह खतरा मुंबई पर था, लेकिन जिस कदर दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अब यह खतरा दिल्ली में आ गया है। बेशक सरकार कहे सब ठीक है, लेकिन इस कदर
कोरोना के मामलों का बढ़ना कहीं आने वाले और खतरे की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा है? दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तो तेज है, लेकिन राहत की बात यह है कि यहाँ रिकवरी रेट भी अच्छी है। जुलाई में संक्रमण और तेज होने की आशंका है, तो सरकार ने इससे निपटने की तैयारी भी कर रखी है। अमरदीप कुमार और चिराग गोठी के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। इस रिपोर्ट के बाद अब बात जरा सियासी करते हैं। आज 25 जून है। 45 साल पहले आज ही के दिन देश में कांग्रेस सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी। ये वो घटना है जिसे कांग्रेस कभी याद करना नहीं चाहती, लेकिन बीजेपी याद दिलाए बिना मानती नहीं। आज भी इमरजेंसी की बरसी पर कांग्रेस और बीजेपी में जमकर सियासी घमासान हुआ है। एक बार फिर इमरजेंसी की सालगिरह आई और एक बार फिर निशाने पर कांग्रेस आई। इमरजेंसी की 45वीं बरसी पर बोहनी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। अपने ट्वीट में मोदी ने लिखा, आज से ठीक 45 वर्ष पहले देश पर आपातकाल थोपा गया था। उस समय भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, यातनाएं झेली, उन सबको मेरा शत शत नमन। उनका त्याग और बलिदान देश कभी नहीं भूल पाएगा। मोदी के पीछे पीछे उनके पुराने साथी अमित शाह भी आ गए। उन्होंने कांग्रेस के भूत के साथ वर्तमान को भी मिला दिया। अपने ट्वीट में अमित शाह ने लिखा, लाखों लोगों के प्रयास की वजह से आपातकाल हटा, भारत में लोकतंत्र बहाल हुआ, लेकिन कांग्रेस में लोकतंत्र की वापसी नहीं हुई। एक परिवार का हित पार्टी और राष्ट्रीय हितों पर भारी है। ये दुखद स्थिति कांग्रेस में आज भी है। बीजेपी के हमले का जवाब कांग्रेस की तरफ से भी आया। रणदीप सुरजेवाला ने अपने तीखे ट्वीट में लिखा, नेहरू गांधी के प्रति आपकी घृणा क्यों है? सवाल उससे भी होना चाहिए जिन्होंने अपने गुरु और साथी को जबरन रिटायर और अपमानित करके पदों पर कब्जा कर लिया। एल.के. आडवाणी, एम.एम. जोशी, केशुभाई पटेल, कलराज मिश्रा, सुषमा स्वराज, हरेन पांड्या, संजय जोशी, लिस्ट बहुत लंबी है। कांग्रेस बीजेपी में इमरजेंसी पर सिर्फ ट्विटर की चिड़िया ही नहीं उड़ी, जमीनी टक्कर भी जोरदार हुई। जिस तरह से लोगों को नियंत्रित किया गया, किसी को बोलने की आजादी नहीं, लिखने की आजादी नहीं और विरोध के निर्णय के देने की भी आजादी नहीं थी। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के चरित्र में कोई बदलाव हुआ है? अभी भी वही हाल है, अभी भी वही दरबार संस्कृति। Those talking of emergency today have done everything under their command to compromise every single institution without declaring an emergency. During emergency, RSS of course supported the emergency. Mr. Amit Shah should learn his lessons again. कांग्रेस के राज में 25 जून 1975 को लगी इमरजेंसी ऐसी घटना है जिसे कांग्रेस कभी याद करना नहीं चाहती, तो बीजेपी उसे भूलने नहीं देती। यही तो सियासत का तकाजा है। अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। इस पूरे सियासी बवाल के बीच लिए चलेंगे आपको ब्रेक के बाद सरहद पर। कैसे बवाल के बाद अब चीन ने कदम पीछे किया है, देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको चीन की एक चालबाजी का खुलासा करने जा रहे हैं। अब कैसे चीन एक तरफ तो बातचीत कर रहा है और यह दिखा रहा है कि वो गलवान में 1 किलोमीटर पीछे हट गया है, जबकि सच्चाई यह है कि चीन एलएसी पर अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है और चीन की यह साजिश सैटेलाइट इमेज से बेनकाब हुई है। गिरगिट से भी कोई तेज रंग बदलता है तो वो है चीन। दुनिया में धोखेबाजी का अवार्ड अगर किसी मुल्क को दिया जाए तो यकीनन चीन उसमें बाजी मारकर ले जाएगा। जैसे ही भारत चीन को अपनी ताकत दिखाता है, चीन बातचीत और समझौते का नाटक शुरू कर देता है, लेकिन अंदर ही अंदर चीन अपनी कारगुजारियों में लगा रहता है। आज हम आपको चीन का वो सच दिखाने जा रहे हैं जिससे चीन की सारी चालें बेनकाब हो जाएंगी। यकीन मानिए, चीन की धोखेबाजी और दगाबाजी का सारा मुखौटा उतरकर सामने आ जाएगा।
क्या फिर से कोई नई चाल चल रहा है चीन? गलवान घाटी में चीन ने अपने कदम पीछे खींच लिए। गलवान घाटी में चीनी सैनिक और उनकी गाड़ियां कम हुई। गलवान घाटी में झड़प वाली जगह से 1 किलोमीटर पीछे गई चीनी सेना। गलवान घाटी से आई प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक चीन ने अपने अतिरिक्त सैन्य बलों की संख्या और गाड़ियों में कुछ कमी की है। कुछ सैनिकों और गाड़ियों को लगभग 1 किलोमीटर पीछे किया है। सेना अब मानव रहित टोही विमान और अपने सैनिकों के जरिए इस बात की पुष्टि करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि प्रश्न यही, क्या चीन पर भारत भरोसा कर सकता है? लेकिन चीन अपनी इसी मक्कारी और दगाबाजी के लिए जाना जाता है। जैसे ही एलएसी पर भारत ने अपनी त्रिशक्ति दिखाई, भारत के आर्मी चीफ और वायुसेना प्रमुख ने एलएसी का दौरा किया, चीन को समझ में आ गया कि मामला गड़बड़ है। चीन ने फौरन बातचीत करके अपनी सेना के कदम 1 किलोमीटर पीछे खींच लिए। और यही चीन की सबसे बड़ी चाल है, जिसके बहकावे में भारत अब आने वाला नहीं है। के बीच में कोर कमांडर लेवल के बातचीत के बावजूद चाइना बजाय डीएस्केलेशन के वास्तव में अपने ट्रुप्स को और बड़े पैमाने पर उसने जमा कर दिया है और तमाम फ्रिक्शन पॉइंट्स पर दौलत बेग ओल्डी, हॉट स्प्रिंग, गलवान वैली, पेगोंगसो लेक, दमचौक और उसके अलावा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के कई और जगहों पर भी उसने बहुत बड़ा जमावड़ा कर दिया है। चाइना वास्तव में कहता कुछ है और करता कुछ है। वो डिसीट में, धोखेबाजी में बिलीव करता है, स्लाइसी में बिलीव करता है, कंसीलमेंट में बिलीव करता है। और हिंदुस्तान को बड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से हमारी सरकार या हमारी फौज उसको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीन की अब तक की सबसे बड़ी धोखेबाजी और दगाबाजी की गवाही हमारे 20 जांबाज सैनिकों की शहादत रही है। 15 जून को गलवान घाटी में खूनी झड़प के बाद चीन ने कई बार पैंतरेबाजी दिखाई है, और ये हैं चीन की धोखेबाजी के सबूत। एलएसी से आ रही सैटेलाइट इमेज इसका खुलासा कर रही है। भारत और चीन सेना के बीच तनाव खत्म करने को लेकर बातचीत के दौरान भी ड्रैगन दोहरी चाल चल रहा है। चीन ने ईस्टर्न लद्दाख की गलवान घाटी में नए कैंप का निर्माण किया है। ये कैंप ठीक उसी जगह बना है जहां 15 जून को भारत और चीन की सेना के बीच संघर्ष हुआ था। भारतीय सेना को यह बात साफ हो गई है कि चीनी सेना की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के लेह दौरे के बाद चीनी सेना गलवान के कुछ इलाकों में अपनी कुछ टुकड़ियों को पीछे हटने की बात कर रही है, जबकि दूसरी तरफ दौलत बेग ओल्ड इलाके में चीनी सेना अपनी तैनाती को और मजबूत बना रही है। ऐसे में भारतीय सेना चीन के खिलाफ किसी भी मोर्चे पर अपनी सैन्य तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। पूर्वी लद्दाख में पेंगोंगसो, गलवान घाटी और कई दूसरे स्थानों पर सेना की तैनाती देखी जा सकती है। भारत के कड़े विरोध के बावजूद चीन की सेना ने एक बार फिर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के आसपास कुछ ढांचा खड़ा किया है। पेंगोंगसो और गलवान घाटी के अलावा दोनों सेनाएं देमचौक, गोगरा हॉट स्प्रिंग और दौलत बेग ओल्डी में भी आमने सामने हैं। चीन ने पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक आने के लिए एक सड़क का भी निर्माण किया है। सैटेलाइट इमेज से इसका खुलासा हुआ है कि चीन ने नदी के किनारे किनारे धारा के प्रवाह को रोकते हुए सड़क बनाई है। इस सड़क के किनारों पर चीनी सेना के कई आउटपोस्ट भी नजर आ रहे हैं। वहीं चीन की भारी मशीनरी भी दिखाई दे रही है। जिस तरीके से डेप्सांग प्लेन में और देमचौक के इलाके में उसकी हरकत देखी जा रही है, ये साफ जाहिर होता है कि चीन कहता कुछ और है और करता कुछ और है। सूत्रों के मुताबिक गलवान घाटी और पेंगोंगसो के बाद अब चीन दौलत बेग ओल्डी में भी भारतीय सेना की गश्त में बाधा डाल रहा है। चीन ने दौलत बेग ओल्डी और डेस्पोंग सेक्टर के पास अपने तंबू गाड़ दिए हैं। वहां चीनी सेना के बेस में हलचल तेज हो गई है। जून की सैटेलाइट तस्वीरों में इसका खुलासा हुआ है। वहां चीन के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। चीन के बारे में पता यह भी चला है कि वो गुपचुप युद्ध की तैयारियों में जुटा है और इसी रणनीति के तहत वो हथियार, गोला बारूद एलएसी पर धीरे धीरे
इकट्ठा कर रहा है, लेकिन भारत ने भी चीन की तरफ अपनी तोप तान दी है। जी हां, दुनिया के सबसे शक्तिशाली T-90 भीष्म टैंक को लद्दाख में तैनात कर दिया गया है। मुंह में समझौता, बगल में साजिश, यही है चालबाज चीन का असली चेहरा। एक तरफ तो चीन गलवान घाटी में यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो पीछे हट रहा है, जबकि हकीकत कुछ और है। सूत्रों की माने तो चीन LAC के इलाकों में अपनी सैन्य मौजूदगी भी बढ़ा रहा है। LAC से लगे 3 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड में लगातार चीन के सैनिकों की आवाजाही बढ़ गई है। आखिर क्या है चीन की प्लानिंग? क्या चीन गुपचुप युद्ध की तैयारियों में लगा है? क्या चीन LAC पर हथियार और गोला बारूद इकट्ठा कर रहा है? एक रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में LAC पर चीनी सेना अपने जवानों के अलावा गोला बारूद और हथियारों में भी इजाफा कर रही है। लेकिन चीन धोखेबाजी और साजिश में एक कदम चल रहा है तो भारतीय सेना भी उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 2 कदम आगे चल रही है, क्योंकि गलती हमेशा एक बार होती है और वो गलवान में 20 सैनिकों की शहादत के बाद हो चुकी है। भारतीय सेना ने भी LAC पर हॉट स्प्रिंग्स, डेमचोक, कोयूल, फुकचे, देपसोंग, मुर्गो और गलवान में जवानों की तैनाती बढ़ा दी। सीमा के पास फ्रंटलाइन सुखोई MKI-30 फाइटर जेट, मिराज 2000, जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट, अपाचे हेलीकॉप्टर और CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात हैं और बीच-बीच में उड़ान भर रहे हैं। खासकर लेह इलाके में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं। अपनी 2 दिन की लद्दाख यात्रा में थल सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे ने लगभग 830 किलोमीटर लंबी भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा का निरीक्षण किया। उन्होंने सेना को आदेश दिया कि इसमें गैप्स नहीं होने चाहिए और सेना अब बड़ी संख्या में यहां तैनात है, डेप्सैंग से लेकर डेमचौक तक। चिंता की बात केवल पेंगोंग त्सो में चीन का फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच में होना है और इसका हल बातचीत के जरिए निकलेगा। राजनयिक स्तर पर, सेना के स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर, इस पर अब दिल्ली में चर्चा होगी। इतना ही नहीं, भारतीय सेना ने अपने सबसे घातक हथियार T-90 भीष्म टैंक को लद्दाख में तैनात कर दिया है। हम आपको बता दें, दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंकों में से एक है T-90 भीष्म। लद्दाख में इस तैनाती को भारतीय सेना का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी तैनाती का मतलब है भारतीय सेना युद्ध जैसे हालात के लिए हर पल तैयार है। T-90 टैंक युद्धक टैंक है जिसकी रक्षात्मक प्रणाली शानदार है। जैविक और रासायनिक हथियारों से निपटने में सक्षम है। 1 मिनट में 8 गोले फायर करने की क्षमता रखता है। 6 किलोमीटर दूर मिसाइल लॉन्च कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक चंडीगढ़, श्रीनगर समेत देश के अलग अलग हिस्सों से वायुसेना C-17 ग्लोब मास्टर और रूस निर्मित IL-76 जहाजों के जरिए टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट गन समेत कई भारी हथियारों के अलावा सैनिकों के विशेष दस्तों को लेह पहुंचा रही है। इस समय भारतीय सेना की 3 आर्म्ड रेजिमेंट लद्दाख में है। दरअसल लद्दाख का अधिकांश इलाका पहाड़ी और दुर्गम है, लेकिन चुशूल और डेमचोक जैसे कुछ समतल इलाके भी हैं जिनमें टैंक बहुत कारगर होंगे। लेह से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।
खुफिया सूत्रों से खबरें यह भी है कि चीन भारत पर जैविक हमला कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपना ईमान बेचकर चीन को जमीन दे दी है और इस जमीन का इस्तेमाल करके चीन भारत में गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर खुफिया प्लानिंग कर रहा है। चीन की हर चाल पर भारत पैनी नजर रख रहा है। यही वजह है कि 15 जून को चीन ने जो विश्वासघात करना था कर लिया, लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि भारत पर चीन जैविक हमला भी कर सकता है और यह हमला सीधे तौर पर न करके भारत विरोधी देशों या आतंकियों के जरिए भी करा सकता है। कोरोना वायरस को लेकर चीन की भूमिका पहले ही सवालों के घेरे में है। एलएसी के साथ साथ चीन की नापाक नजरें राजस्थान और गुजरात की सीमा की तरफ भी लगी हुई हैं। राजस्थान के जैसलमेर की घोटारू सीमा के ठीक सामने 25 किलोमीटर की दूरी पर कदनवाली के खेरपुर में एयरबेस तैयार हो चुका है। यहां पर चीनी सैनिकों की मौजूदगी कुछ महीनों में बढ़ी है। पाकिस्तान इस एयरबेस पर अपने लड़ाकू विमान उतारता रहता है। इसी तरह बाड़मेर के मुनाबाव के सामने थार पारकर में भी चीनी सैनिक एयरपोर्ट बना रहे हैं। इसी तरह चीन पाकिस्तान कॉरिडोर के नाम पर रेल पटरियां बिछाने की योजना है, जिस पर काम चल रहा है। चीनी सैनिक सिर्फ राजस्थान सीमा पर ही नहीं, गुजरात से लगती सीमा पर भी एयरपोर्ट तैयार कर रहे हैं। चालाक चीन के चालों से भारत को चौकन्ना रहना होगा। जमीन बेच चुका पाकिस्तान अब अपनी जमीनें भी पश्चिमी सीमा पर चीन को सौंप रहा है। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिमी सीमा पर हमें तैयारी पाकिस्तान को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि चीन को ध्यान में रखकर करना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान का कहना है कि चीन की मदद से बने इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल चीन की तेल और गैस निकालने वाली कंपनियां करेंगी, क्योंकि कराची एयरपोर्ट से इन्हें यहां तक पहुंचने में दिक्कतें आती थी। लेकिन ये पाकिस्तान और चीन जैसे भारत के धोखेबाज दुश्मनों की चाल भी हो सकती है, जिस पर भारत को कड़ी नजर रखनी होगी। चीन ने इस इलाके में इस कदर अपना कब्जा जमा लिया है कि यहाँ के स्कूलों में चीन की मैंडेरिन भाषा पढ़ाई जाने लगी है। चीन इस तरह से पाकिस्तान के साथ मिलकर पश्चिमी सीमा पर भी गहरी चाल चल रहा है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। गिरगिट से भी तेज रंग बदलता है चीन, लेकिन हिंदुस्तान ने भी ठान लिया है। भारत ने कहा हिंदी चीनी बाय बाय। कैसे दिखाएंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली के होटल मालिकों ने यह तय किया है कि किसी भी चीन के नागरिक को जगह नहीं देंगे, कमरा नहीं देंगे। इसके अलावा सरकार ने भी कई नियम ऐसे बनाए हैं जो सीधे चीन की दुकान पर चोट करेंगे। सरहद पर चीन की धोखेबाजी से जब भारतीय सैनिकों का खून बहा तो पूरा देश धधकने लगा। ये गुस्सा शांत नहीं हो रहा। शहर शहर लोग चीनी सामान के बहिष्कार का आह्वान कर रहे हैं। चीन के खिलाफ गुस्सा अब इस दीवार पर टंग गया है। दिल्ली के कई होटल मालिकों ने नोटिस टांग दिया है। चीन के नागरिकों की एंट्री अब बैन है। जो भी होटलों में चाइनीज प्रोडक्ट है, हम लोग इसको बॉयकॉट करते हैं। जैसे कटलरी हो गई, कैटर्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई। और दूसरा, हम लोग इनके गेस्ट को भी अलाउ नहीं करेंगे अपने होटल्स में। दिल्ली के करोल बाग होटल एसोसिएशन ने तो सभी होटल्स में चीनी नागरिकों को बाय बाय कह दिया है। दिल्ली में लगभग 3000 बजट होटल हैं और गेस्ट हाउस जिनमें लगभग 75,000 कमरे हैं। इन होटल्स ने चीनी सामान के बहिष्कार का ऐलान पहले ही कर दिया है। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट पे इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।